राज्यपाल तमिलसाई ने 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत सभी को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वह एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का पद नियुक्त देखकर खुश है। भारत सेवा आश्रम के तत्वावधान में राजभवन शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को झंडे व पुस्तकें मुफ्त वितरित किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने छात्रों के साथ तस्वीरें भी ली। राज्यपाल ने पूछा कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है। उन्होंने शिक्षकों को अधिक ध्यान रखने का सुझाव दिया। Every house, our national flag should be erected. So that will give a patriotic message to the world, as well as it will create a patriotic feeling among the youngsters. So we are conducting awareness program for that. First of all, children are the messengers for the future. So we want to celebrate it with children. So we distributed the national flag to mark the 75 years of year of independence. 75 students has been distributed. At the same time, celebrate the 75 years of independence. And I appeal the people of Telangana, each one of us in our house, we have to hoist the national flag from 13th to 15th. And as our Honorable Prime Minister appealed in our DP, we have to put our national flag. That is the face of the country now. Instead of putting our face, now the face of our country is our national flag because we are celebrating it. And I appeal each and everyone. And at the same time, Telangana is facing more rainfall, floods. So I appeal the people of Telangana to be safe, and we are conducting more camps. Red Cross is going to conduct 75 medical camps, 75 blood donation camps to mark the occasion of independence 75 years. तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। आज की शुरुआत यादगिरी गुट्टा से होगी। बंडी संजय 125 गांवों में 24 दिनों के लिए 325 किलोमीटर की करेंगे। अब तक प्रजा संग्राम यात्रा का पहला और दूसरा चरण सफल रहा है और प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा चरण शुरू किया गया है। यादगिरी गुट्टा में आज यादाद्री के दर्शन के बाद यात्रा शुरू करेंगे और 26 अगस्त को हनुमकोंडा भद्रकाली देवी माता मंदिर के पास समापन करेंगे। यात्रा का तीसरा चरण यादाद्री, भुवनगिरी, नलगोंडा, जनगाम और वरंगल हनुमकोंडा जिलों में आयोजित किया जाएगा। यह पद यात्रा सभी 5 जिलों के आलेरू, भुवनगिरी, मुनुगोडु, निकिरेकल, तुंगतुर्ती, जनगाम, पालकुर्ती, स्टेशन घनपुर, वर्धन्नापेट, परकाला, वरंगल पश्चिम और पूर्व आदि 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 25 मंडलों में जारी रहेगी। राज्य के आईटी मंत्री केटीआर ने नेतना बीमा कार्यक्रम की समीक्षा की। मंत्री केटीआर ने कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार किसानों के लिए नेतना बीमा लागू कर रही है। इसे इस महीने की 7 तारीख से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। मंत्री ने कपड़ा सचिव बुद्ध प्रकाश व उच्च अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि उनका विभाग बीमा कार्यक्रम के संबंध में क्षेत्र स्तर पर नेताओं को जानकारी प्रदान करना है। अधिकारियों ने मंत्री केटीआर को जानकारी दी कि राज्य में लगभग 80,000 किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रैया ने मुशर्रफबाग पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने कहा है कि सीएम राहत कोष से उन लोगों को काफी फायदा होगा जो बीमारी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर सीएम रिलीफ फंड का वितरण करते हुए गरीबों को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। गरीबों को किसी तरह की चिकित्सा को लेकर कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के तीसरे वार्ड में श्रावण मास बोनाल उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान प्रमोद कुमार के निर्देश पर फलहारों से भरी गाड़ी की शोभा यात्रा निकाली गई।
हैदराबाद के डॉक्टर दुर्लभ इलाज कर अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं। उनका हुनर विदेशी डॉक्टरों से काफी बेहतर है। शहर के कई डॉक्टर विदेशों में और मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में सर्जरी का इलाज कर रहे हैं। हाल ही में लकड़ी का पुल स्थित लोटस अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 दुर्लभ सर्जरी की और बच्चे की जान बचाई। समय से पहले जन्मी बच्ची का वजन कम है। 1.5 महीने पहले पैदा हुए बच्चे का वजन महज 1.71 किलोग्राम है। डॉक्टरों ने बताया कि वजन कम होने की वजह से देखा गया कि फेफड़ों में समस्या है। इससे माता पिता सहम गए। जन्म के समय कम वजन के साथ ही बच्चे की फूड पाइपलाइन काट दी जाती है। बच्चों के सर्जन डॉक्टर एस रामास्वामी ने माता पिता की स्थिति को देखा, उन्हें प्रोत्साहित किया और बच्चे के 3 दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की और उसकी जान बचाई। सर्जरी के बाद नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्चे को वेंटिलेटर की मदद से 3 दिनों तक कृत्रिम सांस दी गई। उन्होंने कहा कि शिशु को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और नाक से सीधे आंत में दूध पिलाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर एस रामास्वामी ने कहा कि इस तरह की सर्जरी की सफलता दुनिया में दुर्लभ है। बच्चे के माता पिता खुश है कि वे स्वस्थ बच्चे के साथ घर वापस जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। शहर में अजीब सा माहौल है। एक तरफ जहां धूप खिली, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश हुई। अगर आधे घंटे बारिश हुई तो सूरज 1 और घंटे के लिए चमक रहा था। मूसलाधार बारिश से शहर की तमाम कॉलोनियों और सड़कें जलमग्न हो गई। तेज बारिश से नालियां ओवरफ्लो हो गई। वहीं ड्रेनेज और बारिश का पानी दोनों बाढ़ वाले क्षेत्रों में घरों में घुस गया। इससे शहरवासियों को काफी परेशानी हुई। कुक्कटपल्ली, मुसापेट, अमीरपेट, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, एर्रा मंजिल, खैरताबाद, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, एबिट्स, बशीरबाग, नारायणगुड़ा, सिकंदराबाद, तारनाका, उपल, कोटी, चादरघाट, मलकपेट में भारी बारिश हुई। इस कारण भारी बाढ़ का पानी मुख्य सड़कों पर बहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। शहर के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी की गई है। पीएचडी प्रवेश 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। श्रेणी 1 के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय फेलोशिप धारक होना चाहिए। उन्हें 6 अगस्त तक संबंधित डीन से संपर्क करना चाहिए। कैटेगरी 2 के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। श्रेणी 2 के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। ओयू अधिकारियों ने कहा। श्रावण मास में सोने की खरीदारी जोरों पर होने की चर्चा हो रही है। महिलाओं का मानना है कि इस महीने से में सोना खरीदना सभी सौभाग्य लेकर आएगा, इसलिए वे इस महीने के शुक्रवार को सोना खरीदकर देवी माता के सामने रख देते हैं। लोगों का मानता है कि ऐसा करने से आपको देवी माता की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। शहर की सभी सोने की दुकानें सोने की बिक्री में व्यस्त है। आषाढ़ में अब तक मुहूर्त न होने के कारण सोने की दुकान फीके पड़े थे। श्रावण मास में व्रत और मन्नत के साथ साथ शादियों भी होती है, इसलिए आभूषणों की खरीदारी में चहल पहल रहती है। दुकान के मालिक ऑफर्स और छूट से ग्राहकों को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल व्यापारियों का कहना है कि पुल का लक्ष्मी रूप, नक्काशी वर्क और प्लेन गोल्ड वाले डिजाइन ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास के लिए आधा ग्राम से विशेष डिजाइन उपलब्ध है।
बशीरबाग में शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के कार्यालय के सामने तनाव की स्थिति बनी। एबीवीपी छात्र संघ नेताओं ने 62 IIIT छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री सबिता के कार्यालय को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने इसे रोका तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। एबीवीपी ने राज्य सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि IIIT छात्रों की समस्याओं का समाधान होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि IIIT छात्रों को तुरंत सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि IIIT के बीमार छात्रों को अस्पताल के कर्मचारी नॉर्मल टैबलेट दे रहे और ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों को हिरासत में ले लिया। పరిష్కరించాలి ట్రిపుల్ సమస్యలను వెంటనే ట్రిపుల్ పర్మనెంట్ టీసీని వెంటనే ట్రిపుల్ పర్మనెంట్ राज्य में सनसनी फैलाने वाले कैसीनो मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चिकोटी प्रवीण माधव रेड्डी और संपत से लंबी पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने उससे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने कैसीनो मामले में सोमवार को सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक चिकोटी प्रवीण माधव रेड्डी, बाबूलाल, गौरीशंकर और संपत से पूछताछ की। अधिकारियों ने प्रवीण और उनके अनुयायियों द्वारा नेपाल और बैंकॉक के लिए चार्टर उड़ानों द्वारा मशहूर हस्तियों के परिवहन, विदेशों में आयोजित कैसीनो और कार्यक्रमों के लेन देन, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का डायवर्जन, बैंक खाताओं का विवरण आदि जैसे मुद्दों पर प्रवीण की टीम से पूछताछ की। हालांकि खबर है कि प्रवीण जांच में हिचकिचा रहे थे। ईडी की जांच के बाद चिकोटी प्रवीण ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करने वाले चिकोटी ने कहा कि कैसीनो कल तक वैध था और ईडी की 11 घंटे की जांच के बाद मीडिया से बात किए बिना चला गया। दूसरी ओर ईडी ने प्रवीण से कैसीनो लेन देन और हवाला लेन देन के बारे में लंबे समय तक पूछताछ की। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट में संदिग्ध लेन देन पाया गया। अधिकारियों ने चिकोटी एजेंट के लेन देन की पुष्टि की। ऐसा लग रहा है कि ईडी आज एक बार फिर चिकोटी प्रवीण से पूछताछ कर सकती है। खबर है कि कुछ अन्य कैसीनो एजेंटों को भी ईडी नोटिस जारी किए जाएंगे। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामाराव की चौथी बेटी कंठमनेनी उमा महेश्वरी ने अंतिम सांस ली। मानसिक परेशानी और तनाव के चलते उमा महेश्वरी ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस्मानिया अस्पताल में उमा महेश्वरी के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को जुबली हिल्स स्थित उसके आवास में स्थानांतरित कर दिया गया। उमा महेश्वरी के पार्थिव शरीर के साथ उनके पति श्रीनिवास राव और परिवार के कई सदस्य थे। उमा महेश्वरी की इच्छा के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी आंखें दान कर दी। उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने उमा महेश्वरी के शरीर का पोस्टमार्टम किया, जिसमें बीमारी के कारण मृत्यु होने की बात कही गई। हालांकि उनकी बड़ी बेटी विशाला को अमेरिका से आना है, इसलिए अंतिम संस्कार में संभावित देरी को देखते हुए उनके शरीर को एम्बैमिंग प्रक्रिया की गई। वहीं उस्मानिया के डॉक्टर ने मीडिया को बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन में दी जाएगी। उन्होंने कमेंट किया है कि वे फिलहाल मौत का कारण नहीं बता सकते। बेटी विशाला के कल यहां आने के बाद उमा महेश्वरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उमा महेश्वरी को फिल्मी हस्तियां तेदेपा प्रमुख, आंध्र प्रदेश पूर्व सीएम चंद्रबाबू, लोकेश, कल्याण राम, नंदमूरी बालकृष्ण, कंठमनेनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अन्य हस्तियों भी आई। शहर में क्रिकेट का सट्टा जोरों पर चल रहा है, जबकि पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्रिकेट सट्टा लगाने वाले आरोपियों को कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने सट्टेबाजों को सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले कर दिया।